Assalamu dear student. Today we will discuss about the cost of goods manufactured and cost of goods sold. Dear student, जब हम एक प्रैक्टिकल की तरफ देखते हैं, एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, एक हमारी कंपनी है, एक हमारी प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन है जो कोई ना कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, तो उसके अंदर लाजमी बात है हमारी कॉस्ट वो रॉ मटेरियल परचेज से लेकर सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट जो होती है वो प्रोडक्शन पर इफेक्ट करती रहती है। तो अब उस कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमें मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रैटेजी इख्तियार करनी पड़ती है और हर हमारा प्रोड्यूसर जो होता है वो उसकी ट्राई होती है, उसकी कोशिश होती है कि हमारे प्रोडक्ट्स कंट्रोलेबल होनी चाहिए, हमारे प्रोडक्ट्स सूटेबल होने चाहिए ताकि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट हम ये देखते हैं कि आज हम आपको इस प्रैक्टिकल का कॉस्ट काउंटिंग के बारे में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट करने के लिए हम आपको एक स्पेसिमेन करवाते हैं जिससे आप न्यूमेरिकल के जो जितने भी न्यूमेरिकल है उसको आसानी तरीके से आप एक आसान तरीके से हल कर सकें। डियर स्टूडेंट, अब हम आपको पहले ही इससे बता चुके हैं कि हमारी कॉस्ट जो होती है कि वो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट होती है और फिर उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट होती है। जब ये दो कॉस्ट आपस में मिलते हैं तो हम इसे प्राइम कॉस्ट कहते हैं, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में भी आपको कुछ बता चुके हैं। फिर इसके बाद हमारे पास कन्वर्जन कॉस्ट होती है, जब हम डायरेक्ट लेबर को और फैक्ट्री ओवरहेड को जब हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट को तो हमारी एक कन्वर्जन कॉस्ट होती है। फिर हम ये देखते हैं कि मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट, मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट की जब बात करते हैं तो उसके अंदर जो हमारे पास तीनों कॉस्ट आ जाती हैं कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी होती है और उसके साथ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी होती है और फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट भी उसके अंदर शामिल होती है, वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहलाती है। तो आज स्टूडेंट कि हम इसके अंदर हम ये देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास ओपनिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है, जो कि हम ओपनिंग इन्वेंट्री वो होती है जो प्रीवियस साल की हमारे पास क्लोजिंग के टाइम आ जाती है। जब नेक्स्ट ईयर शुरू होता है क्लोजिंग के बाद वो हमारी ओपनिंग अगले साल की ओपनिंग इन्वेंट्री बनती है। तो उसके हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि ओपनिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री ये सेकंड कॉलम में लिखेंगे और उसके बाद स्टूडेंट हम रॉ मटेरियल लेंगे कि रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। तो जब रॉ मटेरियल परचेज करेंगे प्रोडक्शन के लिए तो हम फर्स्ट कॉलम में रॉ मटेरियल की एंट्री डालेंगे कि रॉ मटेरियल परचेज, और उसके बाद हमारे पास फ्रीट एंड अप्लाइड ड्यूटी है। तो इसके अंदर ये क्या ऐसी ड्यूटी जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, जब हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं उस पे हमने ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस वाक़ हुए हैं तो हम लिखेंगे फ्रेट एंड अप्लाइड ड्यूटी। ये रॉ मटेरियल के अंदर हम उसको जमा करके ये हमने उसकी टोटल अमाउंट इंटर की और उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम परचेज रिटर्न एंड अलाउंस को उसमें से मनफी कर देंगे। तो ये परचेज रिटर्न एंड अलाउंस मनफी हो जाएगा और उसके साथ ये हमारे पास बाकी अमाउंट ये आ जाएगी। उसके साथ हम ये देखेंगे परचेज डिस्काउंट है, बात करता है होता है जब हम परचेज करते हैं तो उस पर हम डिस्काउंट कंडीशन के साथ कोई ना कोई डिस्काउंट हासिल करते हैं तो हम डिस्काउंट को भी उसमें से हम मनफी करेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, नेट परचेज्ड। जब ये तमाम किसकी परचेज रिटर्न परचेज लॉस और हम डायरेक्ट मटेरियल के एडजस्टमेंट कर लेंगे तो तब हमें पता चलेगा कि हमारे पास नेट परचेज क्या है। तो नेट परचेज को हम फिर सेकंड कॉलम में लिख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज कि जब हमारे पास नेट परचेज आ जाती है तो फिर हम उसमें देखते हैं कि ओपनिंग रॉ मटेरियल होता है, फिर हमारे पास क्या होता है कि नेट परचेज होती है। जब उस दोनों को आपस में जमा करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है कि मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, कि हमारे पास इतना मटेरियल जिसको हमने प्रोडक्शन के लिए यूज करना है तो ये हमारे पास ये आ जाएगा कि मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। और डियर स्टूडेंट, इसके अंदर हम फिर क्या करेंगे, हमारे पास रॉ मटेरियल एंडिंग इन्वेंटरी इस साल जिस साल में हम वर्क कर रहे हैं, जिस साल में हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उस साल के एंड पे जो हमारे पास मटेरियल बचेगा वो उसमें से हम उसे मनफी कर देते हैं। तो हमारे पास होगा कि मटेरियल यूज्ड, जो हमने इस साल जो मटेरियल टोटल यूज किया है वो हमारे पास मटेरियल यूज आ जाता है। डियर स्टूडेंट्स, के बाद हम ये देखेंगे कि हमारे पास
मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे हमने ये देखा कि हमारे पास मटेरियल एक्सपेंस है और उसके साथ फिर हमने दो और एक्सपेंसेस हैं। वो कौन से हैं? हमारे पास डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है और उसके बाद हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड है। कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कौन सी? डायरेक्ट लेबर को जो हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे डायरेक्ट, और उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो हमने अप्लाइड किए। वो दोनों को, डायरेक्ट लेबर को और फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड जो है वो उसको हम इसमें इंटर कर देंगे, जमा कर देंगे। किस में जमा करेंगे? मटेरियल यूज्ड में जमा करेंगे। तो हमारे पास आएगा टोटल फैक्ट्री कॉस्ट एट नॉर्मल। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट एट नॉर्मल आ जाती है। तो इसके अंदर हमारे पास तीनों किस्म की कॉस्ट शामिल हो जाती हैं कि टोटल फैक्ट्री कॉस्ट एंड नॉर्मल जो होते हैं उसमें तीनों किस्म की कॉस्ट शामिल है। फिर इसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे पास ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, उसको हम इसमें ऐड कर लेते हैं, इसमें जमा कर लेते हैं। तो हमारे पास जो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग एट नॉर्मल आ जाता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग एट नॉर्मल आ जाएगा। उसमें हम क्या करेंगे? एंडिंग वर्क इन प्रोसेस को हम मनफी कर देंगे। तो इसके अंदर एंडिंग प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस को मनफी करेंगे। हमारे पास आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एट नॉर्मल। ये हमारे पास आ जाएगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एट नॉर्मल आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे थे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एट नॉर्मल के बारे में। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एट नॉर्मल जब हम कैलकुलेट करते हैं उसके अंदर हम देखते हैं कि फिनिश्ड गुड्स ओपनिंग, कि फिनिश्ड गुड्स ओपनिंग होता है वो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एट नॉर्मल के अंदर जमा करते हैं। जब फिनिश्ड गुड्स ओपनिंग जमा करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एट नॉर्मल के अंदर, तो हमारे पास जो टोटल हम कैलकुलेशन करते हैं, टोटल जो है हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल एट नॉर्मल कैलकुलेट। तो हमारे पास रिजल्ट जो आता है वो ये होता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल एट नॉर्मल की वैल्यू निकलती है। तो इसके साथ स्टूडेंट हम ये देखेंगे कि उसके बाद हम क्या करते हैं कि फिनिश्ड गुड्स एंडिंग, फिनिश्ड गुड्स एंडिंग को वहां से हम मनफी कर देते हैं। जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल एट नॉर्मल में से फिनिश गुड्स एंड को मनफी करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल। तो ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल आ जाता है। उसके बाद जब हमने इससे पहले हमने कैलकुलेट किया कि हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो अंडर अप्लाइड है या ओवर अप्लाइड है, तो इस सिचुएशन के अंदर हम देखेंगे कि अगर फैक्ट्री ओवरहेड अंडर अप्लाइड है तो उसमें हम क्या करेंगे, उसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल में से हम उसे जमा कर देंगे। अगर अंडर अप्लाइड होंगे तो उसे हम जमा करेंगे। अगर हमारे पास अंडर ओवर अप्लाइड होंगे, अगर फैक्ट्री ओवरहेड ओवर अप्लाइड होंगे तो हम उसको मनफी कर देंगे। वो ओवर होंगे उसको मनफी कर देते हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो रिजल्ट कैलकुलेट होगा वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट एक्चुअल निकलता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट एक्चुअल। डियर स्टूडेंट, इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड और ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो किया है। इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड जो है इफ एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट एक्सीड द अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड, इट इज कॉल्ड अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। तो फिर अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड को हम जमा कर देंगे और उसके बाद फिर दूसरी पोजीशन है कि ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड, इफ अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट एक्सीड द एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड, इट इज कॉल्ड ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। जब ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड होगा तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल में से हम मनफी कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास, उसके बाद हमारे पास जो फाइनल कैलकुलेट होता है वो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट एक्चुअल। ये हमारे पास है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट एक्चुअल, हम कैलकुलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास था एक स्पेसिमेन था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो हम इस तरीके से हम इस स्पेसिमेन के जरिए अब हम आपको न्यूमेरिकल हल करवाएंगे। इसके बाद हमारे पास हम आपको कैलकुलेशन के लिहाज से कैलकुलेशन करके देंगे न्यूमेरिकल लिहाज से, जो हमने आपको एक स्पेसिमेन
डिफाइन किया और स्पेसिमेन के बारे में लेक्चर दिया। तो डियर स्टूडेंट, अगर किसी को इस स्पेसिमेन के बारे में समझ नहीं आई या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है तो फिर आप हमसे कमेंट्स में डिस्कस करें, हम आपको लाजमी सेटिस्फाई करेंगे। इसके लिए इस वक्त के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।